हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। कहते हैं सपने वो नहीं जो आप रात को सोते समय देखें, पर सपने वो होते हैं जो आपको तब तक नहीं रुकने दें जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। और आज एक ऐसी ही शख्स हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं जो तब तक नहीं रुके, तब तक नहीं थके जब तक उनको उनकी मंजिल नहीं मिलती। जी हाँ, हमारे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं यूपीपीसीएस 2020 में रैंक 3 हासिल करने वाले मोहित रावत जी। बहुत बहुत बधाई मोहित जी आपको। Thank you so much, ma'am. Thank you for inviting me, and thanks for the lovely introduction. How is the feeling after getting such an incredible achievement, rank 3 in UPPCS? मैम, बंदा इतनी मेहनत कर सकता है कि वो सिर्फ लिस्ट में नाम इंश्योर कर सके, बट गेटिंग अ रैंक, दैट इज अ टोटल डिफरेंट फीलिंग। और काफी ब्लेसिंग्स का रोल रहता है इसमें, मुझे लगता है कि रैंक 3 लाना। तो आई गेस बहुत सब लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, और मैंने बहुत सारी मेहनत की है। फाइनली इट पेड ऑफ। मेहनत के साथ जो ब्लेसिंग्स है, आई एम श्योर दे हैव रेजोनेटेड वेरी वेल एंड जिसका रिजल्ट हम सभी के सामने है एंड विद रैंक 3। मोहित, आपने कहा कि रिजल्ट फाइनल लिस्ट में नाम होना ही बड़ी बात होती है एंड गेटिंग रैंक 3 इज अ डिफरेंट फीलिंग। तो हम इस फीलिंग के बारे में थोड़ा सा इलैबोरेटिव और जानना चाहेंगे, हाउ इट इज अ टोटल डिफरेंट फीलिंग। क्या आपने सोचा था कि यू विल बी इन द टॉप रैंकर्स? मैम, एक्चुअली मेंस दिए हुए थोड़ा टाइम हो गया था। मेंस एक्चुअली हैपेंड फ्रॉम इन द लास्ट 10 days ऑफ जनवरी, और अभी अभी इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू की फीलिंग थोड़ी ज्यादा फ्रेश थी। और इंटरव्यू, टू बी फ्रैंक, मेरा बहुत अच्छा नहीं गया था। हल्का सा ग्रिल किया गया था मुझे। तो जैसे ही निकलने के बाद की जो फीलिंग है वो थोड़ी सी ऐसी रहती कि शायद नहीं होगा। बट एट द एंड मेंस के 1500 मार्क्स थे एंड इंटरव्यू के सिर्फ 100 मार्क्स थे, तो मुझे लगता है कि मेंस में काफी अच्छे मार्क्स रहे हैं। और तो तभी जब रिजल्ट आने वाला था, तब इतनी कुछ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन नहीं थी कि बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। मैंने तो जब रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड की थी, तब मैंने सोचा था कि मैं नीचे से देखूंगा रैंक, कि ऊपर ऊपर देखते हुए कि हुआ है नहीं हुआ, सर्च नहीं करूंगा। थोड़ा डर लगा रहता है उसी टाइम पर। गेटिंग अ रैंक 3, वो बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है। वो एक्सप्रेस मैं खुद बहुत बार ऐसे देखा था कि पिंच करके कि ये सपना तो नहीं है, और वो वाली टोटल डिफरेंट फीलिंग है। बिल्कुल सपना नहीं और सपने जैसी हकीकत। मोहित, आपकी जो नई आइडेंटिटी होने वाली है, दैट्स गोइंग टू बी डेप्यूटी कलेक्टर यूपीपीसीएस 2020 रैंक 3। बट इसके अलावा हम मोहित के बारे में जानना चाहते हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? जी मैम। मैम, मेरा बर्थ हरियाणा के पलवल जिले में 1993 में हुआ था। उसके बाद मेरी मोस्ट ऑफ द स्कूलिंग फरीदाबाद शहर से हुई है, एमबीएन स्कूल से। 2011 से 2015 के बीच में मैंने अपनी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस आईआईटी मंडी से प्राप्त की। उसके बाद करीब 2 साल के लिए 2015 से 2017 तक आई वाज एम्प्लॉयड, मोस्टली ना हेज फंड, हैदराबाद में था मैं। और वहां से कहीं कहीं मैंने थोड़ा पता किया कि कैसे तैयारी करते हैं, क्या होता है, सिविल सर्विसेज में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरा खुद से ही थोड़ा बहुत पढ़ने का मन था। मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखता था, बट वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। जो भी मेरे इन्फॉर्मेशन थी, कभी कुछ देख लिया, कभी कुछ देख लिया। तो मुझे थोड़ा सा था कि मैं कुछ पढूं, कुछ करूं। और उसके बाद से ये जब जानने की जो जर्नी शुरू हुई, तो धीरे 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 मैंने माइंड मेकअप किया कि यहाँ जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो फिर वहां से जो शुरू हुआ था, इट एंडेड अप, फिर मैंने जॉब छोड़ दी एंड मैं फुल टाइम प्रिपरेशन करने दिल्ली आ गया 2017 के अगस्त में। मोहित, जैसे आपने बताया कि यू वर ऑलरेडी वर्किंग इन हैदराबाद, तो व्हाट वाज द मोटिवेशन टू कम, टू लीव एवरीथिंग एंड कम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज? मैम, कहीं ना कहीं आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट कॉलेज। तो क्योंकि उसमें फीस बहुत ज्यादा सब्सिडाइज्ड होती है, तो एक जो थोड़ा सा जो ऐसा बोलते हैं ना, एक थोड़ा सा स्पार्क जहाँ से सब चीजें शुरू होती हैं, वो कॉलेज में ही कहीं ना कहीं लग गया था। फिर उसके बाद से फिर मैंने थोड़ा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी सोचा, उसके बारे में भी काम किया, बट दैट कुड नॉट मटेरियलाइज। एंड मैं जब जॉब करने चला गया, तो वहां से फिर थोड़ा बहुत मुझे सिविल सर्विसेज के लिए जानने के लिए मतलब मैंने जाना। और उसके बाद फिर वहां से थोड़ा बहुत जो होता है ना कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी, और एंड व्हाट व्हाट डिफरेंस कैन यू मेक
तो वहां से थोड़ा बहुत मोटिवेशन आया, और फिर मतलब जब मैंने बताया था अपने सीनियर्स को भी ऑफिस में, तो उन्होंने भी कहा था कि दैट्स अ बिग स्टेप यू आर टेकिंग, लीविंग द जॉब, क्योंकि इसके बाद शायद वैसी जॉब फिर ना मिले। पर मैंने कहा दैट इज अ रिस्क दैट आई वांट टू टेक, एंड आई वांट टू एक्सप्लोर, बिकॉज यही टाइम है जिसमें तुम थोड़ा ज्यादा कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इसके लिए आई लेफ्ट माय जॉब एंड आई केम हियर टू स्टडी। Best thing can happen only to you if you have taken the greatest risk, or I guess that's very true in Mohit's case. थैंक यू। मोहित, अब हम चलते और बात करते हैं आपकी स्ट्रैटेजी की। तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी शुरुआत में शायद मतलब जैसे जैसे एक बंदा इस पूरे कॉम्प्लेक्स वेब को धीरे 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 समझता है, तो स्ट्रैटेजी उसी के अकॉर्डिंग धीरे 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 चेंज करनी होती है। अभी जो जस्ट एग्जाम से पहले जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो मैं शेयर करना चाहूंगा। आई यूज्ड टू हैव 3 टाइम टेबल्स। एक दिन का टाइम टेबल होता है, एक वीक का होता है और एक मंथ का होता है। इससे यू आर एबल टू कीप अ चेक ऑन योरसेल्फ कि व्हाट यू हैव टू डू। एक हफ्ते बाद तुम कहाँ स्टैंड कर रहे होगे, एक महीने बाद तुम कहाँ स्टैंड कर रहे होगे, क्या क्या तुमने कवर कर लिया होगा। दिन का हमेशा टारगेट होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि अगर वो टारगेट नहीं होगा तो तुम कम या ज्यादा पढ़ोगे, अगले दिन के लिए कोई देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। सो इफ यू आर सेइंग दैट यू डू 3 चैप्टर्स इन अ डे, तो अगर 2 गए हैं तो एक प्रेशर रहेगा अगले दिन का कि अब मुझे कल का काम भी करना है और आज का भी करना है। तो हमेशा वो एक टारगेट होना चाहिए, मुझे लगता है अलग अलग लेवल्स पे होना चाहिए। जैसे एक टारगेट दिन का, वीक का और मंथ का। तो वो एक तरह वो एक स्ट्रैटेजी का पॉइंट है जो मुझे काफी वो लगा। और मतलब सेकंड थिंग इज, अब जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, उसमें मतलब स्टैटिक चीजों को बहुत ज्यादा वेटेज दी जा रही है। तो मैंने अपने स्टैटिक पार्ट को काफी अच्छे से किया, क्योंकि एक दो 2016-17 के बाद थोड़ा सा करंट अफेयर्स में ज्यादा पेपर आ रहा था, तो करंट अफेयर्स की तरफ थोड़ा ज्यादा लोगों का डायरेक्शन चली गई थी। तो आई थिंक होल्डिंग योर बेसिक स्ट्रॉन्ग, दैट इज वन ऑफ द वेरी फंडामेंटल्स टू माय स्ट्रैटेजी। द की पॉइंट कि होल्डिंग योर बेसिक स्ट्रॉन्ग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आगे की भी प्रिपरेशन जैसे आप इवॉल्व होते हैं इस प्रिपरेशन में, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी होती है स्टैटिक की प्रिपरेशन। मोहित, जैसे आपने बोला कि स्ट्रैटेजी भी इवॉल्व होती है, तो कई बार एक एस्पिरेंट के अंदर बहुत डिलेमा होता है कि दे आर नॉट गेटिंग द राइट स्ट्रैटेजी, बट उनके अंदर एक प्रेशर होता है कि टू डेवलप दिस स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो हाउ टू फिक्स दिस डिलेमा? स्ट्रैटेजी हमेशा बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर से बनती है, एंड आई थिंक क्योंकि एग्जाम बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो एक राइट गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, एक राइट स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। एक राइट गाइडेंस और स्ट्रैटेजी के लिए मुझे लगता है कि अ पर्सन शुड टॉक टू हिज सीनियर्स, जो कि हिज और सीनियर्स जो कि जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, या फिर टॉपर्स टॉक देख सकते हैं जिसमें मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज। मतलब सबकी डेस्टिनेशन एक है, बट एवरीबडी हैज देयर ओन पाथ, बिकॉज सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होती है। किसी को शायद एनवायरमेंट में ज्यादा आता हो, किसी को पॉलिटी ज्यादा आता हो, तो दोनों की अलग स्ट्रैटेजी बनेगी। तो यू जस्ट हैव अ लुक एट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ टॉपर्स। जैसे ज्यादा भी नहीं, मुझे लगता है कि 5 से 10 लोगों की स्ट्रैटेजी का पता कीजिए कि कैसे कैसे उन्होंने एग्जाम निकाला है, और उसके बाद बेस्ड ऑन दैट डेवलप योर ओन स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो वो मुझे लग रहा है दोनों के फैक्टर का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, एंड टेक द गाइडेंस फ्रॉम समवन हु इज प्रिपेयरिंग, हु इज सीनियर टू यू, हु हैज सीन द इन्स एंड आउट ऑफ दिस एग्जाम। तो ये जरूरी है। हमने ये सुना है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस का। तो हाउ इज दिस इंटीग्रेटेड अप्रोच इन योर केस? मैम, इंटीग्रेटेड पढ़ाई बहुत जरूरी है एक एक कंसेप्ट को पूरी तरह समझने के लिए। उसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से दोनों प्रीलिम्स और मेंस की पॉइंट्स अलग अलग निकलते हैं, विच यू विल नीड एट लेटर स्टेज ऑफ टाइम। अगर तुम्हारे पास 1 साल है तुम्हारे प्रीलिम्स के लिए, तो मुझे लगता है पहले 9 months हैव एन इंटीग्रेटेड स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, and then the last 2-3 months focus on just the prelims point out of that information which you have already studied, और उसी के बाद फिर मेंस रिलेटेड पढ़ाई होती है। तो पहले 9 महीने अगर तुम मतलब पहले बिफोर प्रीलिम्स इफ यू आर ओनली स्टडिंग फॉर प्रीलिम्स, देन बाद में इट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड पढ़ाई बहुत जरूरी है, और इंटीग्रेटेड एज इन कि एक पूरे कंसेप्ट को ढंग से समझिए,
सारे एंगल से, मतलब if you are studying parliament, then not just look at the facts about parliament, but also the problems of problems related to the parliament, standing committees, speakers, so everything related to the parliament. So that would be like an integrated study. मोहित, आपकी स्ट्रैटेजी से क्या की पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए होने चाहिए, क्योंकि यूपीपीएससी की बात करें तो अभी प्रीलिम्स बहुत ही रेलेवेंट हो गए, उसके मार्क्स के ही बेसिस पे आपको पहले से ही क्या पोस्ट के लिए आप एग्जामिनेशन दे रहे वो पता चल जा रहा है। जैसे अगर सबसे पहला पॉइंट बताऊं तो वुड कम फॉर द टाइम टेबल, कि आप टाइम टेबल बनाइए, अपना सब्जेक्ट्स को उस तरह से अरेंज करिए कि जैसे मैं खुद एक सब्जेक्ट को मतलब 2 सब्जेक्ट उठाता था फॉर 1 डे और उन्हें 3 दिन चलाता था, एंड देन आई यूज्ड टू चेंज द सब्जेक्ट्स. दिस विल इंश्योर कंटिन्यूटी एज वेल एज चेंज, क्योंकि दोनों चीजों का राइट बैलेंस जरूरी है लाइफ में. तो दैट इज वन थिंग. मुझे लगता है सबसे पहले स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल आता है. फिर दूसरा आता है कि हाउ आर यू प्रैक्टिसिंग फॉर प्रीलिम्स. एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देना है. तो इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट, देन यू आर एक्चुअली नॉट प्रिपेयरिंग. तो तुम्हें वो चीज बहुत जरूरी है कि तुम मॉक टेस्ट दो, और एक सर्टेन लेवल, जैसे मुझे लगता है कि यूपीएससी या यूपीपीएससी दोनों के लिए 50 to 70 बेस्ड ऑन योर मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, 50 to 70 पेपर्स फुल लेंथ देने चाहिए. एंड वो करीब एग्जाम से 1 महीने पहले खत्म हो जाने चाहिए. द लास्ट मंथ शुड बी फॉर 3-4 टेस्ट एंड द रिविजन ऑफ दीज टेस्ट. टेस्ट देने ही नहीं है सिर्फ, उनको रिवाइज भी करना है. एंड थर्ड थिंग इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. वो इस एग्जाम में बहुत ज्यादा रेलिवेंट है. अगर आप जैसे चैप्टर बाय चैप्टर या टॉपिक बाय टॉपिक करते हैं, तो उनके साइड बाय साइड उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए. तो मुझे लगता है कि ये 3 चीजें आर गुड इनफ. इसके थ्रू आई वाज एबल टू क्लियर माय प्रीलिम्स. मॉक टेस्ट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस एग्जाम को समझने के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके उतनी अच्छा है. ये तो हमने प्रीलिम्स की बात कर ली, अब हम मेंस की बात करते हैं. तो मेंस में सभी को पता है क्या कन्वेंशनल बुक्स यूज होनी चाहिए, बट उसको किस तरीके से कवर करना है अपने करंट अफेयर्स के साथ साथ. मैम, मोस्ट ऑफ द मेंस के लिए मैं सबसे पहली बात जो बोलना चाहूंगा इज द सिलेबस. सिलेबस इतना डिटेल्ड और इतना अच्छी तरह लिखा हुआ है कि अगर इफ यू गो बाय द सिलेबस, तुम्हारा बहुत काम आसान हो जाता है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन योर सिलेबस. सबसे पहली चीज, अगर तुम मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले यू हैव टू प्रिपेयर योर सिलेबस. उसी के अकॉर्डिंग फिर तुम सब्जेक्ट मटेरियल पढ़ते हो, और उसी के अकॉर्डिंग फिर तुम अपना करंट अफेयर्स कवर करते हो. मोस्ट ऑफ द थिंग्स बुक से हो जाती हैं, बट कुछ कुछ स्पेसिफिक एरियाज के लिए मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे. जैसे सोसाइटी हो गया, यू नीड टू हैव 1 to 2 पेज नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक. तो वो बहुत जरूरी है. स्टडिंग सिलेबस सेंट्रिक फॉर द मेंस, सबसे पहली बात. एंड देन लाइक कमिंग टू माय प्रिपरेशन, आई यूज्ड टू हैव जैसे क्वेश्चन कोई आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आई यूज्ड टू मेक नोट्स, लाइक इट रिजेंबल्ड एन आंसर. सो दैट आल्सो हेल्प मी to get an idea कि ऐसे introduction, ऐसे conclusion, and then I used to write the body in between. So that also helped me. And the third thing I would like to say is the introduction and conclusion. So for most of the answers, I already had pre-prepared introduction and conclusion. This not only helped me to write and to complete the answer in 7 minutes and 11 minutes, that is like the 10 marker and 15 marker, but it also improved the quality of answers. So जैसे ही तुम देखते हो, जैसे सेक्युलरिज्म से सवाल आ गया तो एकदम तुम्हें डेफिनेशन आती है प्रिंसिपल्ड अप्रोच की, एकदम लिख दिया, तो एकदम से तुम्हारा पेन चलता है, तो तुम टाइम पे कंप्लीट भी कर पाते हो उस चीज को. एंड एट द सेम टाइम योर आंसर लुक्स वे बेटर देन मतलब जिसने इंट्रोडक्शन वहीं पे सोची होगी. तो वो काफी अच्छा कर दिया था मेरे आंसर को. तो I would advise you to stick to your basic books, because सब उधर ही दिया हुआ है. बस you have to arrange it in a way that becomes very easy to consume for your brain. If we have to sum up the entire thing, कि आप syllabus को देखते हुए अपने key points पहले से प्रिपेयर कर लें, and that will really help you in your answer writing. और जब टाइम लिमिट रहती है एग्जामिनेशन में, तब तो ये काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं. जैसे मोहित ने बताया, ही ऑलरेडी हैड प्रिपेयर्ड द पॉइंट्स फॉर डिफरेंट टॉपिक्स.
मोहित, हमने बात तो कर ली सिलेबस के रिलेवेंस, एंड वी ऑल दो नो कि कितना इंपॉर्टेंट है सिलेबस एग्जामिनेशन के लिए। बट कई बार मैं उन स्टूडेंट्स के बिहाफ पे पूछ रही हूँ who are finding difficult in apprehending the syllabus. सिलेबस को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। ओके मैम। मैम सिलेबस को समझने के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले उसके एस्पेक्ट्स को मतलब जैसे गूगल करके या फिर उससे रिलेटेड चीजों को देखना चाहिए। जैसे इकोनॉमी में फर्स्ट पॉइंट है, इट्स अबाउट प्लानिंग। सो प्लानिंग, यू हैव टू थिंक अबाउट प्लानिंग इन वेरियस डायमेंशंस, like why did we choose planned model of growth, and what has planning contributed to India's growth, and like the pros and cons of it, and like how is planning relevant in today's economy of India. So this is how you will be able to uh, dissect the syllabus, and you'll be able to actually get to the questions that they are asking. So I think see previous year papers. So previous year papers from that, so planning, Niti Aayog also comes into play. So there was a question on Niti Aayog. So that was from the planning aspect of economy. So that is how you dissect it, and that is how you think on these lines. So there was another point about employment. So you have to think about various things about employment, planning, growth, development. So that is how you dissect it and understand the syllabus. So previous year questions you should have, and the syllabus, and these are the, I guess, two things that you should start with. This is very important. और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक स्टूडेंट को कब शुरू करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन में? यस मैम, आई थिंक अगर एक बंदा अभी स्टार्ट कर रहा है, मतलब 1 year बिफोर प्रीलिम्स, एंड आई टोल्ड दैट फॉर 9 months ही शुड बी डूइंग an integrated study of the topic. तो आई गेस अराउंड 6 months के बाद जब उसकी हल्की हल्की कमांड बनने लगती है on every topic, then for next 2-3 months he can start writing the answers daily, 2-3-4 answers for about 1.5 hour half test for 3 months, and then for the next 3 months you don't write answers, you just go for only for prelims, and then start with answers again after going through your prelims exam. करंट अफेयर्स की हमने बात भी की है कई दौरान इस इंटरव्यू में। आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? करंट अफेयर्स आपने कैसे प्रिपेयर किया था? मैम मेंस के लिए मैं जैसे मेरे खुद के नोट्स थे बहुत ज्यादा, तो हमेशा मैं कुछ ना कुछ अगर ऐसा नया देखता था, किसी चीज से रिलेटेड कुछ हुआ है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आई है किसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड, तो हमेशा मैं उसमें हमेशा नोट्स में एड अप कर लेता था मेंस के पॉइंट के लिए। और कमिंग टू प्रीलिम्स के लिए आई यूज्ड टू जॉट डाउन अ फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर से मैं मेरे शॉर्ट नोट्स, मतलब 1 liner और 2 liner मैक्सिमम, सो दोस करंट अफेयर्स स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स। तो हर दिन न्यूज़पेपर में तुम्हें आधे पेज से ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं मिलेंगे फॉर प्रीलिम्स। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था और उसके दोनों चीजों में ऐड करता था, मेंस के लिए स्पेसिफिक और प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक। बाकी करंट अफेयर्स मैं स्टडी आईक्यू से भी मैंने काफी ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड किया था। मतलब हो सकता है कि तुम पूरी एक वीडियो देखने के बाद यू जस्ट हैव वन थिंग टू राइट, बट द होल कंसेप्ट जो तुम्हारे दिमाग में जाता है वो बहुत बहुत डिफरेंट है और बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि यू विल गेट टू नो द ओवरऑल थिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। So the news would be repo rate has been changed from 4 to 3, then but why it has been changed and how is the process and everything, that is covered in the video, and if you watch the video then I guess that actually boosted up my confidence as well, and I was really confident on my current affairs. मोहित, ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था यूपीपीसीएस में, तो व्हाट वर द की पॉइंट्स? अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें तो 3 क्या क्रिटिकल पॉइंट्स थे व्हिच हैज मेड यू टू द फाइनल लिस्ट विद रैंक 3? यस मैम, फर्स्ट थिंग मुझे लगता है कि अप्रोच मुझे लगता है कि काफी वेरी पॉजिटिव रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था आई वाज वेरी न्यू टू इट। मुझे ऐसा लग रहा था कि यूपी का एग्जाम है, मुझे ज्यादा पता नहीं था चीजों के बारे में कि कितना ज्यादा आता है, कितना यूपी पूछेंगे, कितना करंट अफेयर्स होगा, तो मैं बहुत नया था उसके लिए। तो मुझे लगता है कभी भी उस एग्जाम, कोई भी एग्जाम में तुम बैठ रहे हो तो यू शुड नो द एग्जाम एटलीस्ट। तो वो चीज मैंने नहीं की थी, ना मैंने ढंग से सिलेबस देखा था या फिर स्ट्रक्चर देखा था या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत कम देखे थे, तो आई वाज अनप्रिपेयर्ड। तो मुझे लगता है कि मैंने वो बहुत चेंज किया।
एंड जो मैंने एग्जाम दिया उससे मैंने सीखा भी कुछ, क्योंकि यूपी का जो प्रीलिम्स है उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब तो टाइम मैनेजमेंट बिकम्स अ फैक्टर, बिकॉज यूपीएससी के पैटर्न पे अगर बच्चा रहता है तो उसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं और थोड़े डिफरेंट रहते हैं। तो वो चीज मैंने सीखी, तो मुझे लगता है कि अप्रोच एग्जाम के लिए, तुम चाहे किसी और एग्जाम के लिए भी बैठ रहे हो, यू शुड नो द एग्जाम बिफोर यू सिट इन इट, तो वो चीज मैंने चेंज की। दूसरा मुझे लगता है कि मैंने मेंस में चेंज की है काफी ज्यादा। जैसे फर्स्ट टाइम आई वाज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स ऑफ यूपी, बट बट आई एक्चुअली रोट द यूपीएससी मेंस लास्ट ईयर। सो उससे मैंने काफी कुछ चीज सीखी। जैसे मैं पहले थोड़ा करंट अफेयर बेस्ड पढ़ता था मेंस के लिए, सो आई चेंज माई स्ट्रैटेजी एंड आई यूज एंड आई मुझे अभी भी याद है, मैंने सबसे पहले सिलेबस याद किया था एंड देन आई वर्कड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो वो चीज मुझे बहुत बहुत ज्यादा फायदे में रखा। मैंने शायद इतना ज्यादा जैसे मेंस 365 आता है वो उस पर कम ध्यान दिया रिलेटिवली, फर्स्ट टाइम मैंने काफी ध्यान दिया था। एंड आई गेस थर्ड थिंग जो कि मैं क्रेडिट देना चाहूंगा वो प्री प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन को देना चाहूंगा। उन्होंने मुझे बहुत बहुत ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट किया, और मुझे आंसर राइटिंग जो है वो काफी मेरी इम्प्रूव हो गई थी, स्पेशली इसकी वजह से। मतलब लास्ट टाइम इन यूपीएससी मेंस आई वुड नॉट qualify to interview, but this time in UPSC mains also I have qualified to tell interview. मोहित, जैसे आपने बताया कि आप क्वालिफाइड फॉर यूपीएससी मेंस आल्सो, तो वी विश यू कि आप उसमें भी सक्सीड हो जल्द से जल्द। मोहित, आपने यूपी सेंट्रिक न्यूज़ की बात की, तो हाउ हैव यू कवर्ड दिस यूपी सेंट्रिक न्यूज़ जिसे कहें? Yes ma'am. And so यूपी स्टैटिक, यूपी का पार्ट आता है, उसके दो एस्पेक्ट हैं, स्टैटिक है, करंट करंट अफेयर्स है। तो स्टैटिक के लिए मैंने एक बुक रेफर की थी, नो योर स्टेट उत्तर प्रदेश बाय आर्यहंत पब्लिकेशन। सो एक ब्रॉड बेस्ड जोग्राफिकल और पॉलिटिकल और कल्चरल ये सब एस्पेक्ट वो अच्छे से कवर कर देती है। वो बहुत फैक्ट बेस्ड है आई नो, बट आई गेस एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बहुत जरूरी है। तो तुम्हें हर एक चीज याद नहीं करनी उसमें से, बट यू शुड नो कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कैसे बॉर्डर करती हैं और सॉइल किस तरफ कैसा है, तो वो थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए उसका एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वो रेफर की। करंट अफेयर्स के लिए मोस्टली मैंने नेशनल करंट अफेयर्स स्टडी आईक्यू से ही किए हैं, और बाकी जो स्पेसिफिक है वो थोड़ा घटना चक्र एक मैगजीन आती है, उसमें करंट अफेयर्स वो यूपी स्पेसिफिक काफी डालते हैं, तो वो मैंने वहां से किए हैं। मोहित, ऑल्दो आपने मेंशन किया, बट ये फिर से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि स्टडी आईक्यू के गाइडेंस से हाउ इट हैज प्रूव्ड यू हेल्पफुल इन योर जर्नी? So I came in contact with Study IQ last year around March, and I used to watch every video that Study IQ uploaded. I used to take walks after lunch and dinner and listen to them. So the explanation, every video is short, crisp, and the explanation was very good. I used to like understand the concept. I uh, the superficial reading of the news actually turned into understanding what was actually the intention behind the move or the action. So actually that helped me build concepts, and they were prelims related, mains related, and opinion based videos also. So it has actually helped me a lot. I used to make prelims related notes also, like for every video I used to have one two liner notes, and I used to add it in my mains notes also. So actually it added on to my knowledge of newspaper also, and then it helped in prelims and mains both. Mohit, we are very glad कि Study IQ has helped you in your journey, and it's a pleasure कि आप हमारे regular follower रहे, and finally you are in the list with rank 3. मोहित, आपके optionals पे बात करना चाहते हैं, तो chemistry was your optional. Yes ma'am. It is a little unusual optional, तो किस तरीके से तैयारी की आपने? Yes ma'am. मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, सो कंप्यूटर साइंस तो एज एन ऑप्शनल है नहीं, सो आई वाज बाउंड कि कुछ और ऑप्शन लेते हैं। बहुत ज्यादा लोग ह्यूमैनिटीज की तरफ जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर सिलेबस, और काफी आसानी से कवर हो जाता है और काफी आसानी से नोट्स वगैरह सब मिल जाते हैं। बट पता नहीं क्यों आई वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स केमिस्ट्री, बिकॉज आई थिंक केमिस्ट्री की वजह से ही आई कुड गेट इनटू एन आईआईटी। तो वहां से ही जो 11th 12th में जो एक बॉन्ड डेवलप हुआ था,
तो उसकी कुछ स्ट्रिंग्स अभी भी अटैच थी, तो इसकी वजह से मुझे लगा कि आई शुड एटलीस्ट लुक एट द पेपर्स एंड द सिलेबस। तो मैंने सबसे पहले सिलेबस देखा केमिस्ट्री का, एंड सिलेबस वही था जो 11th 12th में हम पढ़ते हैं, एटॉमिक बॉन्डिंग, केमिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट। बस इट वाज कि थोड़ा ज्यादा डेप्थ में थे सारे सब्जेक्ट्स, बट मोर और लेस इट 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 सीम्ड वेरी इजी टू कवर। तो फिर मैंने इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे। हमारी एक कोचिंग है, डायस है दिल्ली में, डॉक्टर आर के सिंह पढ़ाते हैं उसमें। तो वहां पे भी मैंने जाके देखा, एक दो क्लासेस ली, तो मुझे काफी कंफर्टेबल लगा कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद केमिस्ट्री से वो चीज हो सकती है। बाकी एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट भी है, सो you just have to write, so there's very less subjectivity, there's just one answer that you have to write. So I thought it will actually help me get a lot of marks, so iske liye I chose chemistry. Mohit, it's really wonderful to know about your strategy for chemistry. और chemistry वाकई थोड़ा सा unusual optional है, और जैसे आपने बॉन्ड की आपके और केमिस्ट्री की, तो मुझे लगता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड आपके और केमिस्ट्री में है, इसीलिए, और शायद वो काफी काम कर गया आपके इस एग्जामिनेशन में भी, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यस मैम, यस मैम। मोहित, हमने जाना कि किस तरीके से क्या ट्रैक किया केमिस्ट्री के लिए आपको, किस तरीके से अगर एस्पिरेंट्स केमिस्ट्री लेते हैं तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? केमिस्ट्री जैसे एक अनयूजुअल सब्जेक्ट है, इसका हल्का सा सिलेबस थोड़ा बड़ा है, तो करने में थोड़ा टाइम और एफर्ट लगता है। बट व्हेन यू आर, जैसे एकदम ये किसी एक साइंस सब्जेक्ट की तरह है, इफ योर बेसिक्स बिकम स्ट्रांग देन इट, उसके बाद इट्स अ स्मूथ राइड। तो शुरुआत में तुम्हें टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन अगर तुमने वो टाइम अच्छे से डिवोट किया है, उस चीज को समझा है, जैसे ये कुछ भी नॉर्मल कंसेप्ट समझने जैसा है, जैसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, अगर तुमने समझ ली कि ये चीज यहाँ जाके ये चीज चेंज करती है, एंड देन अ डिफरेंट थिंग इज प्लग्ड इन। सो ऐसे ही अगर तुमने कंसेप्ट याद कर लिए हैं, तुम्हें आता है, तो बहुत बहुत आसानी से हो जाएगा। बाकी आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, जो कि जीएस से ही हमें पता लगता है कि तुम्हें कितना भी चाहे तुम्हारे ब्रेन में हो, लेकिन यू हैव टू पुट इट डाउन ऑन द पेपर, बिकॉज द एग्जामिनर डजंट नो यू। उसको सिर्फ पेपर दिखा है, तो किस तरीके से तुम उसको एग्जाम अपने अपने आंसर शीट में लिखते हो, उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो आंसर राइटिंग ऑलवेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बी इट मैथ ऑप्शनल, केमिस्ट्री ऑप्शनल और ज्योग्राफी ऑप्शनल। सो मैंने आंसर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था कि हाउ टू राइट डिफरेंट आंसर्स, बिकॉज जैसे हमारा फिजिकल केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, सो यू हैव टू राइट आंसर्स बेस्ड ऑन द पेपर। तो डॉक्टर आर के सिंह हैं, उन्होंने भी मेरी काफी मदद की। मेरे सीनियर्स हैं जो केमिस्ट्री के, उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया कि कैसे तुम डिफरेंट आंसर्स को लिखोगे एंड वेयर टू राइट, बिकॉज स्पेस इज ऑलवेज ट्रिकी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि कुछ कुछ जैसे 20 मार्कर्स में भी एक पेज मिलता है, सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए मैंने सीनियर्स से और अपने मेंटर से हेल्प की। मोहित, आगे चलते और बात करते हैं आपकी इंटरव्यू स्टेज की। तो स्टार्टिंग में आपने कहा कि इंटरव्यू आपका थोड़ा सा ग्रिलिंग था, बट हम आपका वो एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। मैम, यूपीएससी बोर्ड जो होता है उसमें शायद ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है एस्पिरेंट के बारे में, लेकिन यूपीपीएससी में हल्का सा बायसनेस कम करने के लिए चीजों को कंसील किया जाता है फ्रॉम द बोर्ड। तो इसके लिए उन्होंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए रिगार्डिंग माय बैकग्राउंड। they directly went into question of why have you come to become a civil servant. उसके बाद वो उनके पास मेजरली दो थीम्स होती हैं। एक होता है तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट और दूसरा होता है तुम्हारा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। तो ये दोनों थीम्स पे वो क्वेश्चन पुट अप करते ही हैं। सो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट प्रॉब्लम तब आई थी जब वो केमिस्ट्री के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे चले गए थे। आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, हाउ कैन केमिस्ट्री बी यूजफुल टू यू, और वैक्सीन डेवलपमेंट एंड अदर एस्पेक्ट्स, but the chairman asked me to give a method of preparation of methane in a lab. So and even made me go to there was a whiteboard. So he told me that write the equation for that, and there were few questions regarding the periodic table as well, and
those are things that a person who is graduating in chemistry, BSc chemistry, might know. So laboratory method of preparation of methane. So I was in a bit of fix in the starting of the interview, and then the later questions were also somewhat grilling, because the chairman used to interrupt me while I was answering, and they used to say that this is an easy question, you should know about it. तो धीरे धीरे थोड़ा सा वो वो चीज, हल्का सा प्रेशर लगने लगता है कि ये तो 8th का सवाल है, ये तो आना चाहिए. तो at the end of the interview I was not a little underconfident, because because of the nature of the interview, but overall it went fine. So that is why I said maybe interview में marks अच्छे, main पे marks अच्छे होंगे. Interview में I would have got average marks, I think, not too much. Mohit, your tips, suggestion for the aspirants जो UPPCS 2021 की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले सालों की. मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम UPSC, UPPSC या सिविल सर्विसेज की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तब फेलियर इज अ थिंग दैट यू आर बाउंड टू गेट. तो वो कभी भी नहीं जाएगा. द बेस्ट थिंग इज टू हैव अ पॉजिटिव अप्रोच. लाइक हाउ डू यू हैंडल फेलियर. फेलियर आएगा कि मतलब ऐसा बहुत ही रेयर केसेस होते हैं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं. मुझे लगता है कि उनका शायद मेंटल प्रिपरेशन बहुत टाइम से चल रहा होता है. इट इज नॉट सिर्फ बैठ के पढ़ाई होती है, उनके दिमाग की पढ़ाई बहुत टाइम से हो रही होती है. इसकी वजह से वो सिर्फ 1 साल उनकी टेबल की पढ़ाई से वो निकल जाते हैं. बट बाकी और लोगों के लिए इट इज अ टफ जर्नी. द मेन थिंग दैट विल डिपेंड इज फेलियर तो आएंगे. बात यह है कि तुम फेलियर को कैसे लेते हो. फेलियर से डर के अगर तुम पीछे बैठ जाते हो कि नहीं मेरा तो नहीं होगा और ऐसा नहीं हो सकता, तो वो अप्रोच शायद तुम्हें फाइनल लिस्ट तक नहीं लेके जा सकती. अगर तुम उनसे सीखते हो, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हो कि नहीं यार ये वाली चीज ऐसे नहीं हो सकती, या यहाँ पे इसको ज्यादा टाइम देना है, पॉलिटी ज्यादा आ रही है यार, पॉलिटी पे ध्यान देना है, पॉलिटी के क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो रहे हैं, तो तुम अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा कैलिब्रेट करते हो और उसके अकॉर्डिंग चलते हो, तुम देन यू आर बाउंड टू गेट सक्सेस. मेरे को खुद फेलियर्स आए हैं. मेरे को 3.5 साल से ज्यादा हो गए हैं प्रिपरेशन में, एंड उसके बाद मुझे थोड़ी सक्सेस मिली है. और मैं उसके लिए भी अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानूंगा, क्योंकि हमेशा सक्सेस मतलब जो तुम मेहनत करते हो तुम्हें सक्सेस मिलती है, बट वो जरूरी नहीं है कि उसी टाइम मिले. तुम्हें आगे पीछे इधर उधर मिलती है. बट आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे प्रिपरेशन में मिल गई. So I think the overall message that I'm trying to give is a positive approach towards anything in life, and especially failures. This is definitely very beautiful message. और आप failure से ही सीखते हैं और failure से कभी डरिए मत. Thank you so much Mohit ji for joining with us in this interview session. और हमें बहुत खुशी है कि आपने अपनी जर्नी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर की, and we wish you all the very best. Thank you very much. Thank you ma'am. Thank you for inviting me, and thank you so much.